हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए, आज के इस डिस्कशन में, आज के सॉल्यूशन में हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो है जीओसी एंड कार्बोकेटाइन बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। इसकी डीपीपी आपके पास गिवन है, 55 नंबर क्वेश्चंस की डीपीपी है। और आज इस डिस्कशन में, इस सॉल्यूशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक का सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 31 से 55 को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस कार्बोकेटाइन और जीओसी पर बेस्ड इस डीपीपी में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके अंदर कुछ स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, कुछ जीओसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और कुछ कार्बोकेटाइन की नेम रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को मैं वन बाय वन एक बार सॉल्व करता हूं, आप लोग समझते चलिए। देखिए, पहला सवाल अगर आप देखें तो आपको एक मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है इस सवाल के अंदर कि आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप देखें तो पहली स्टेप के अंदर, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर हमारे को एक पर एसिड गिवन है और सेकंड स्टेप के अंदर एसिडिक मीडियम दिया हुआ है। क्लियर। अगर मैं यहाँ पर पहला स्टेप लेता हूँ, फर्स्ट स्टेप, देखो फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ क्या होगा, सबसे पहले पर एसिड के द्वारा हम ये कह दें यहाँ पर एपॉक्साइड बनेगा। ये लीजिए, पहले स्टेप के अंदर पर एसिड की प्रेजेंस में एपॉक्साइड बनेगा और दूसरी स्टेप के अंदर हमारे को एसिडिक मीडियम दिया गया है। तो आप याद कीजिए, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सेमी पिनिकोल पिनिकोलॉन रीअरेंजमेंट इन एपॉक्साइड। तो आज इस रिएक्शन में हम लोग वही केस ले रहे हैं, दैट इज द सेमी पिनिकोल पिनिकोलॉन रीअरेंजमेंट ऑफ एपॉक्साइड। तो यहाँ क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा एंड आफ्टर द प्रोटोनेशन हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी, ये लीजिए। और इस स्पीशीज के प्रोटोनेशन के बाद ये लीजिए, अब यहाँ हमारे को पता है कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा, या तो बॉन्ड ब्रेक होगा लेफ्ट हैंड साइड से या होगा राइट हैंड साइड से। हम उधर की तरफ का बॉन्ड तोड़ते हैं जिधर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, तो हम बॉन्ड इधर की तरफ से तोड़ेंगे। जैसे ही आप इधर की तरफ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, आफ्टर द बॉन्ड ब्रेकिंग हमारे को मिलेगी ये स्पीशीज, ये OH हो गया और यहाँ ये पीएच है, ये पीएच है और ये कार्बोकेटाइन है। और उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग के बाहर है, साथ में यहाँ OH है, तो दैट मीन्स इट इज द सबस्ट्रेट फॉर पिनिकोल पिनिकोलॉन रीअरेंजमेंट, सेमी पिनिकोल पिनिकोलॉन रीअरेंजमेंट। अब यहाँ से इस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होने के कारण इसका रिंग एक्सपेंशन होगा और फाइनली ये OH कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं, याद कीजिए। ये स्पीशीज बनी, उसके बाद ये OH, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ये PH और ये PH, और फाइनली हमारे को पता है कि यहाँ से ये लोन पेयर इधर से इधर जाएगा और ये H+ बाहर निकल जाएगा और हमारे को ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप ऑब्टेन होगा। करेक्ट। ये कार्बोनाइल यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर गिवन है C ऑप्शन, यानी कि आंसर हमारे को मिलेगा यहाँ C, ठीक है, बिल्कुल। अब मैं आता हूँ सेकंड नंबर एग्जाम्पल में। सेकंड नंबर एग्जाम्पल में भी अगर देखा जाए तो बिल्कुल वही कंसेप्ट है, यानी कि एसिडिक मीडियम के अंदर हमारे से ये पूछा गया है यहाँ मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये भी सेमी पिनिकोल पिनिकोलॉन रीअरेंजमेंट है एपॉक्साइड्स का, और एपॉक्साइड्स के सेमी पिनिकोल पिनिकोलॉन रीअरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एसिडिक मीडियम के अंदर प्रोटोनेशन होगा और हमने ये कर रखा है कॉपी में कि हमारे को प्रोटोन भी दिया हुआ हो सकता है और लुईस एसिड भी दिया हुआ हो सकता है, दोनों से सेम पैटर्न के अंदर रिएक्शन चलती है। और यहाँ जैसे ही प्रोटोनेशन होगा क्या रहेगा भैया, यहाँ ये लीजिए, राइट, ये यहाँ पर प्रोटोनेशन करा दिया मैंने। और अब अपने को पता है ये जो प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन है, इस प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन के अंदर बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड किधर से ब्रेक करोगे, उधर से जिधर से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन हम लोगों को मिलेगा, और वो कार्बोकेटाइन हमारे को इधर मिल रहा है, दैट इज द एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक। ओके, ये कार्बोकेटाइन हमारे को मिला। जैसे यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन हम लोग बनाएंगे, ये लीजिए, ये स्पीशीज हो गई, ये डबल बॉन्ड है और ये यहाँ OH है और ये पॉजिटिव चार्ज है। फाइनली इस कार्बोकेटाइन के अंदर क्या रहेगा, इस कार्बोकेटाइन में एक रीअरेंजमेंट होगा, इधर से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, ये लीजिए, ये स्पीशीज मिलने के बाद यहाँ पर हमारे को ये कैटाइन मिलेगा। उसके बाद ये कैटाइन से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ
और ये H+ बाहर, और इससे हमारे को क्या स्पीशीज मिल गई, इधर देखिएगा, हमारे को इससे ये स्पीशीज मिल गई, ये कीटोन और ये लीजिए, और ये कंपाउंड उसके बाद फाइनली टॉटोमेरिज्म के अंदर इन्वॉल्व होगी। ये लीजिए यहाँ पर H+ लगा, ये H लगा हुआ है, इस स्पीशीज में जैसे ही टॉटोमेरिज्म होगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो हमारे को अल्फा नेफ्थॉल ऑब्टेन होगा। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, अल्फा नेफ्थॉल। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब मैं आता हूं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड को देखिए, अब आप लोग देखो भाई, थर्ड के अंदर देखो, अगर मैं थर्ड क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से पहले तो ये कंसेप्ट क्या है, अगर ये क्लिक करवाऊं तो देखो, इट इज द एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड। ये एक एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड गिवन है जिसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, और इसकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से और H2O2 से करवाई जा रही है। और आप याद करो, अगर सोडियम कार्बोनेट है और साथ में H2O2 है, अरे तो इसका मतलब मैंने क्या सिखाया है, सोडियम कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, बेसिक मीडियम, और साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका मतलब एक्चुअली हमारे को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ एल्कली गिवन है। और एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड हैविंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आइदर एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन या बोथ पोजीशन पर, उनकी रिएक्शन जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड एल्कली के साथ करवाई जाती है तो हमको पता है यहाँ डेकिन रिएक्शन होती है। यानी हमारे को यहाँ पहले बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन और उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ये स्टेप मिलता है। और आप याद कीजिए, हमें फाइनली क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ए, जिसके स्टेप्स अगर मैं लिखूं, है ना, सीधे रिजल्ट्स में लिख रहा हूं भैया, स्टेप्स में आप लोगों को मैं याद दिला दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे को गिवन है, और इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड और Na2CO3, जिसका मतलब हो गया एल्कली, इससे करवाई पेयर, पहले यहाँ बेयर विलीगर होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा बिकॉज इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मिथाइल से ज्यादा है। तो पहले बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन से यहाँ पर हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी, ये लीजिए, दैट इज ऑक्सीजन, और ये C+O_ME, और फाइनली हमारे को पता है आगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर मिलेगा, ये लीजिए H2O और बेसिक मीडियम हाइड्रो, ये H2O है भैया, H2O एंड OH-, फाइनली यहाँ पर H2O एंड OH- से हाइड्रोलाइसिस होगा, और हाइड्रोलाइसिस के दौरान ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इस वाले बॉन्ड के ब्रेकिंग के दौरान SN2AE मैकेनिज्म ऑपरेट होगी, और फाइनली हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। ये सब चीजें मैंने पढ़ा रखी है आप लोगों को। इन द फर्स्ट स्टेप बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, और हमें ये लीजिए हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव कंपाउंड मिलेंगे, यानी हमें कैटेकॉल ऑब्टेन हो रहा है इस सवाल के अंदर। ओके, अब मैं आता हूं फोर्थ एग्जांपल पे। फोर्थ बहुत आसान एग्जांपल है, इट इज द एग्जांपल ऑफ डाइइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट। देखिए हमारे को कंपाउंड दे रखा है डाइइनॉन, और डाइइनॉन का रिएक्शन एसिडिक मीडियम के अंदर जब करवाया जाता है देन प्रोडक्ट इज फिनॉल विद रीअरेंज्ड कार्बन स्केलेटन। आप याद कीजिए, आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया है, ये मिथाइल, ये कार्बोनाइल, ये लीजिए ये स्पीशीज, और जब इसको एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस देंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन होगा, ये लीजिए, जैसे ये प्रोटोनेशन हुआ हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। उसके बाद में हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, और फाइनली हमारे को ये एक स्पीशीज मिलेगी, ये पॉजिटिव चार्ज, ये लीजिए, ये OH, ये लीजिए, और यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप है। अब हो सकता है कि आप में से कोई ऐसे भी सोचता कि भाई ये रेजोनेंस इधर की जगह उधर से भी तो हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, उधर की तरफ से अगर अपन लोग रेजोनेंस करवाते तो पॉजिटिव चार्ज इधर की जगह इधर वाले कार्बन पे हो जाता, लेकिन इधर से जो मिथाइल शिफ्ट हम करवाएंगे उधर के शिफ्ट होने से 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिलेगा, दैट इज स्टेरिकली मोर लेस स्टेबल बिकॉज ऑफ द रिपल्शन इन बिटवीन अल्काइल ग्रुप। इसलिए हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ से शिफ्ट करवाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स का, और उसके बाद में हम लोग यहाँ ये रीअरेंजमेंट करवाएंगे। जैसे ये रीअरेंजमेंट होगा, इधर देखिएगा, यहाँ से हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, ये मिथाइल यहाँ आ गया, ये लीजिए, और ये पॉजिटिव चार्ज,
और फाइनली हमारे को पता है एक H+ अब बाहर निकलेगी एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ये है, और इस कार्बन पर लगा हुआ H+ फॉर्म के अंदर निकलेगा, और जैसे ये H+ बाहर निकलेगी हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी। ये लीजिए, ये स्पीशीज हमारे को मिल जाएगी। देखो ये स्पीशीज जैसे मिलेगी हमारे को, और हम इसको यहाँ इस तरीके से लिख देंगे, ये OH, ये मिथाइल और ये मिथाइल यहाँ पर, और ये ऑप्शन यहाँ पर C में है, तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर C होगा। ये लीजिए, ये बात हुई आपके एग्जाम्पल नंबर 4 की। ओके, अब मैं आता हूं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 5 पे आता हूं। अब मैं 5th नंबर देखो आप लोग, देखो 5th नंबर जो एग्जाम्पल है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ बैकमान्स रीअरेंजमेंट। 5 नंबर में हमारे को, इधर देखो भाई, 5 नंबर में हमारे को क्या दिया हुआ है, 5th नंबर के अंदर हमारे को एक ऑक्सिम गिवन है। ऑक्सिम, ये लीजिए, दिस वन इज द ऑक्सिम, और ऑक्सिम को एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस दी गई है, और ऑक्सिम को जब एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस दी जाती है देन बैकमान्स रीअरेंजमेंट विल बी टेक्स प्लेस। और बैकमान्स की मैंने ट्रिक क्या बता रखी है आप लोगों को कि ऑक्सिम के अंदर ये जो NOH है, इस पोर्शन को आप हटा दीजिए, इसको हटा के और यहां तो कार्बोनाइल बना लो और NH का इंसर्शन रिंग के अंदर करवा लो, और जब आप रिंग में NH का इंसर्शन करवाएंगे ना तो ये 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और जब 6 मेंबर रिंग हमारे को मिलेगी तो इस 6 मेंबर रिंग को हम इस तरीके से लिखेंगे, ये लीजिए, दिस वन इज द प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? और उसके बाद ये कंपाउंड रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व होगा, बिकॉज यहां पर नाइट्रोजन पर ये जो H लगी है, ये जो नाइट्रोजन पर H लगी है, ये टॉटोमेरिज्म में इन्वॉल्व होगी, और जैसे ये टॉटोमेरिज्म के अंदर इन्वॉल्व होगी, ये लीजिए, ये टॉटोमेरिज्म के अंदर जैसे इन्वॉल्व होगी हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी, ये लीजिए, ये लीजिए, और यहाँ ये OH। और बताओ पिरिडीन टू ऑल यहां पर कौन से ऑप्शन में? 4th ऑप्शन में, यानी 4th इज द आंसर, यानी D इज द आंसर। ओनली 4th प्रोडक्ट हमारे को यहां पर मिलेगा। अगर मैं इसकी मैकेनिज्म आपको लिख के बताऊं, देखो इधर समझ लो, एक मैकेनिज्म भी लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो देखो मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार से लिखी जा सकती है ना इसकी, आप लोग समझो, ये डबल बॉन्ड NOH, सपोज ये ऑक्सिजन गिवन है, राइट अगर ये ऑक्सिजन गिवन है तो पहले एसिडिक मीडियम के अंदर यहाँ प्रोटोनेशन होगा, जैसे ही प्रोटोनेशन होगा ना, यहाँ प्रोटोनेशन होने के बाद ये निकल जाएगा, और इसके जस्ट ट्रांसफर रिंग का कार्बन है, रिंग का जो कार्बन है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके माइग्रेट करेगा, ये लीजिए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके माइग्रेट करेगा, और जैसे ही ये माइग्रेशन होगा हमारे को ये 6 मेंबर्ड रिंग ऑब्टेन होगी। और ये 6 मेंबर्ड रिंग मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये लीजिए, ये नाइट्रोजन आलो, करेक्ट, ये डबल बॉन्ड, ये इधर से यहां, ये इधर से यहां, राइट, ये लीजिए, ये यहां से यहां, करेक्ट, ये स्पीशीज हम लोगों को मिली। और यहां से ये लीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, यहां पर पहले पॉजिटिव चार्ज हम लोग लगा लेते हैं, ये यहां पे, ठीक है, चलिए एक बार इसको देखो, वापस से एक बार देख लो, मैं मैकेनिज्म एक बार लिख देता हूं दोबारा से। मैंने कहा सबसे पहले तो ये जो ऑक्सिम है ना हमारे को, ये गिवन है, इस ऑक्सिम पे प्रोटोनेशन होगा, तो यहाँ पर ये प्रोटोनेशन होगा, यहाँ से ये बाहर, और इसके जस्ट ऑपोजिट साइड के अंदर जो कार्बन है ये माइग्रेट कर जाएगा। जैसे ये कार्बन माइग्रेट करेगा हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, ये लीजिए, ये और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट, और इस पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन के ऊपर H2O का अटैक होगा, और जैसे ही H2O का अटैक हुआ हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी, ये लीजिए, ये ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, करेक्ट, और फाइनली यहाँ से H+ फॉर्म के अंदर बाहर निकल जाएगा, और हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा। और ये प्रोडक्ट कहाँ दिया गया है, ये
लीजिए, जिसको आंसर निकालने के ट्रिक के हिसाब से मैंने क्या बताया था कि इस पोर्शन को आप लोग साफ कर लेना, इस पोर्शन को साफ करने के बाद मैंने कहा था इसको हटा लेना, या डबल बॉन्ड O बना लेना कीटोन, और इसके और इन दोनों के बीच में NH का इंसर्शन करा लेना। बैकमैन्स रीअरेंजमेंट में मैंने आपको ऑक्सिम अमाइड रीअरेंजमेंट ऐसे ही सिखाया था, ये लीजिए ये। और फिर वैसे तो प्रोडक्ट अमाइड ही होता है बैकमैन्स रीअरेंजमेंट का, लेकिन यहां हमारे को दिख रहा है कि अगर इसमें टॉटोमेरिज्म हो जाए तो हमारे को ये स्पीशीज ऑब्टेन होगी, यानी कंपाउंड के अंदर एरोमेटिसिटी आ जाएगी, ये लीजिए। और ये प्रोडक्ट वही है जो ये है, यानी कि D इज द आंसर, यानी ये प्रोडक्ट करेक्ट। इस तरह से बैकमैन्स रीअरेंजमेंट हमने इस रिएक्शन के अंदर कंप्लीट करवाया। ओके, अब मैं आगे की बात करता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा आफ्टर द 5th नंबर। अब मैं आता हूं 6 नंबर एग्जांपल पे। देखो 6 नंबर एग्जांपल को जरा आप लोग समझिएगा। 6 नंबर एग्जांपल में ज्यादा कुछ नहीं है, इट इज सिंपल डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक मीडियम। एक एल्कोहल गिवन है और उसका डिहाइड्रेशन का चर्चा हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक मीडियम, दैट इज H2SO4। ओके, चलिए अब मैं वो डिहाइड्रेशन कैसे होता है जरा आप लोगों से ये समझ, आपसे ये डिस्कस कर लेता हूं मैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिक मीडियम के अंदर यहाँ प्रोटोनेशन होगा और उसके बाद यहां से H2O बाहर निकल जाएगा। जैसे ही H2O बाहर निकलेगा हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी, ये लीजिए, ये लीजिए, और ये कार्बोकेटाइन मिलेगा। अब मैं इस कार्बोकेटाइन की यदि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखो कैसे ड्रॉ होगी। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां चले गए, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर चले गए, और इससे हमारे को ये एक स्पीशीज मिल गई, ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, और ये इथाइल। ओके, ये कार्बोकेटाइन मिल गया। अब इस कार्बोकेटाइन में अगर मैं रीअरेंजमेंट करवाऊं तो पॉजिटिव चार्ज के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, ये लीजिए, ये है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से लगा हुआ ये इथाइल शिफ्ट अगर हो जाए तो हम इसको कहेंगे 1,2 इथाइल शिफ्ट। और जैसे ये 1,2 इथाइल शिफ्ट यहां पर होगा, ये लीजिए, तो आफ्टर द 1,2 इथाइल शिफ्ट हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी, ये लीजिए, करेक्ट, ये हो गया, ये कार्बोकेटाइन हो गया, और ये स्पीशीज हमारे को मिल गई। और फाइनली अब इस कार्बोकेटाइन में से आप H+ बाहर निकालोगे, और H+ किस कार्बन से बाहर निकलेगी, यहां पर इस कार्बन से अगर मैं लगी हुई H+ बाहर निकाल दूं, करेक्ट, तो इस H+ के बाहर निकलते ही हमें एरोमेटिसिटी ऑब्टेन होगी, और इस एरोमेटिसिटी के ऑब्टेन होते ही बनने वाले प्रोडक्ट को हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं, ये लीजिए, और ये इथाइल ग्रुप। और ये प्रोडक्ट अगर आप देखें तो हमें ऑप्शन ए में नजर आ रहा है, दिस वन इज द आंसर, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। अब मैं आता हूं 7th नंबर एग्जांपल में। देखो 7th नंबर एग्जांपल सिंपल, आपको एक कीटोन दिया गया है और इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम और अमलगम से करवाई जा रही है। मैग्नीशियम, अमलगम एंड वाटर की प्रेजेंस में जब हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन को कहते हैं पिनेकॉल रिडक्शन, और हम इससे 1,2-डाइऑल ऑब्टेन करते हैं। क्लियर? इसकी मैकेनिज्म क्या होती है जरा आप लोग देख लीजिएगा, मैं मैकेनिज्म एक बार आपको फिर भी समझा दूं। ये लीजिए, कार्बोनाइल के 2 मॉलिक्यूल्स लिए गए और मैंने कहा मैग्नीशियम, अमलगम और वाटर की प्रेजेंस में 2 कार्बोनाइल्स का रिडक्टिव डाइमराइजेशन होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं पिनाकॉल रिडक्शन। यहां होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन द प्रेजेंस ऑफ द मेटल ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज कार्बन को मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा और वहां रेडिकल जनरेट होगा, और दोनों रेडिकल का आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ये लीजिए, और यहां हम ये ऐसे दिखाएंगे, और साथ में ये मैग्नीशियम +2, और फाइनली जब मैं यहां पर वाटर की प्रेजेंस लूंगा तो ये लीजिए, ये यहां पर 1,2-डाइऑल हमारे को ऑब्टेन होगा। इट इज कॉल्ड पिनाकॉल रिडक्शन, यानी रेडिकल मैकेनिज्म से ये डाइमराइजेशन ऑब्टेन होता है। ये बात हुई आपके 7th नंबर एग्जांपल की। अब मैं आता हूं 8th नंबर एग्जांपल पे। देखो भाई
8th नंबर एग्जाम्पल को जरा समझ लें, कुछ नहीं है 8th नंबर एग्जाम्पल में। देखो 8th नंबर एग्जाम्पल में बहुत ही बेसिक रिएक्शन मैंने यहां पर ली है, और इसमें क्या किया है, फिनॉल का रिएक्शन मैंने एसिड क्लोराइड से करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ द पायरिडीन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगले रिएक्शन में फिनॉल एसिड क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ द लुइस एसिड। लुइस एसिड याद करो, अगर इन दोनों रिएक्शन को मैं कंपेयर करूं तो ये वाला जो प्रोसेस है इट इज द एग्जांपल ऑफ असाइलेशन। ये किसका एग्जांपल है, असाइलेशन। असाइलेशन जिसमें SN2AE मैकेनिज्म ऑपरेट होती है। याद करो हम लोगों ने पढ़ा है असाइलेशन, टॉसाइलेशन, ब्रोसाइलेशन, मिसाइलेशन, ट्रिफलेशन, ये वो केस है बिकॉज रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, करेक्ट। और यहां अगर आप देखें तो AlCl3 और हीट की प्रेजेंस में अगर मैं यहां एसिड हैलाइड लेता हूं तो इट इज द एग्जांपल ऑफ फ्रिडल क्राफ्ट्स असाइलेशन। ये किसका एग्जांपल है, ये फ्रिडल क्राफ्ट्स असाइलेशन का एग्जांपल है। आगे बात समझ में। और फ्रिडल क्राफ्ट्स असाइलेशन में फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पर असाइलेशन विल बी टेक्स प्लेस, और सिंपल असाइलेशन में OH के ऊपर असाइलेशन होता है, यानी यहां ऑक्सीजन पर असाइलेशन होगा और यहां बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन पर फ्रिडल क्राफ्ट्स असाइलेशन होगा। तो इसका मतलब पी तो क्या बनेगा, पी तो ये कंपाउंड बनेगा, और क्यू की बात करो तो फ्रिडल क्राफ्ट्स असाइलेशन का ये प्रोडक्ट बनेगा, यानी हियर डी इज द आंसर। यहां पर आंसर हमारे को डी मिलेगा, करेक्ट। ये बात हुई आपके 8th नंबर एग्जांपल की। ओके 9th नंबर एग्जांपल को देखो आप लोग, 9th नंबर एग्जांपल समझे आप लोग। 9th नंबर एग्जांपल में सिंपल हमने बियर विनेगर ऑक्सीडेशन लिया है, और अगर आप यहां देखें तो इस 9th नंबर एग्जांपल के अंदर पर एसिड के साथ जब कार्बोनाइल की रिएक्शन करवाई जाती है तो ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है। ऑक्सीजन का इंसर्शन हमारे को पता है इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, क्लियर। और कीटोन लैक्टोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जरा ऑप्शन देख ले हम इसके अंदर, यहां पर लैक्टोन बन ही नहीं रहा, हटाओ। यहां पर भी लैक्टोन है ही नहीं, हटाओ। यहां पर लैक्टोन तो है लेकिन यहां बेवजह एक CH2 एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। तो आंसर केवल क्या रह गया, ए इज द आंसर, दैट इज द बियर विनेगर ऑक्सीडेशन। और मैंने बियर विनेगर का ट्रिक क्या बताया था कि कीटोन से लगा हुआ, कार्बोनाइल से लगा हुआ, ये लीजिए ये दोनों अल्काइल ग्रुप, एक R और एक R'। आप ये पता कर लो किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, उसका एक ऑर्डर हमने लिखा हुआ है और वो हमें याद है। जिस भी ग्रुप का R और R' में से जिस भी ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है उसके और कार्बोनाइल के बीच में हम ऑक्सीजन का इंसर्शन करवाते हैं। दैट इज द आंसर ऑफ बियर विनेगर ऑक्सीडेशन। ये बात हुई आपके 9 नंबर क्वेश्चन की। अब आप लोग आगे की क्वेश्चंस देखिए। अब मैं आता हूं 10th नंबर क्वेश्चन पे। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, 10th नंबर एग्जांपल। देखो 10th नंबर एग्जांपल में हमारे को एक कार्बोनाइल कंपाउंड दिया गया है, हमारे को एक कीटोन दिया हुआ है, और कीटोन की रिएक्शन करवाई गई है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। इससे हमारे को पी क्या मिलेगा, पी हमें एक ऑक्सिम मिलेगा। पी कौन है, ऑक्सिम। और फिर उस ऑक्सिम की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाई गई है। किसके साथ करवाई गई है, PCl5 के साथ। और जब PCl5 के साथ आगे रिएक्शन होगी तो बैकमान्स रीअरेंजमेंट होगा, और बैकमान्स रीअरेंजमेंट के बाद हमारे को यहां अमाइड ऑब्टेन होगा। प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, अमाइड। ओके अब आप जरा ध्यान से समझना इसके अंदर मैं कैसे कैसे यहां प्रोडक्ट बना रहा हूं। देखो हमारे को ये पता है कि अगर यहां पे ऑक्सिम बनेगा तो दो प्रकार के ऑक्सिम यहां बन सकते हैं। एक वो ऑक्सिम जिसमें OH और आइसोप्रोपाइल एक दूसरे के ट्रांस पे है, और एक वो ऑक्सिम जिसमें ये लीजिए OH और मिथाइल एक दूसरे के ट्रांस में हैं। ये दो प्रकार के ऑक्सिम हमारे को मिलेंगे। अब कौन ज्यादा मिलेगा और कौन कम मिलेगा, तो हम ये जानते हैं कि जब ऑक्सिम खुद हमें ही बनाने हैं तो दो प्रकार के ऑक्सिम्स में से हम मेजर ऑक्सिम उसको बोलेंगे जिसमें OH के ट्रांस पे वो ग्रुप है जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है।
मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैंने क्या बोला आप लोगों को? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जब ऑक्सिजन हमें ही बनाने हैं तो हम दोनों प्रकार के ऑक्सिजन में से ज्यादा या मेजर ऑक्सिजन उसको कहेंगे जिसमें OH के ट्रांस में वो ग्रुप है जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। तो बताइए आइसोप्रोपाइल और मिथाइल में से ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आइसोप्रोपाइल का होता है, बिकॉज दैट इज 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, इसलिए इसके ट्रांस के ऊपर ये OH जाएगा। इसका मतलब ये मेजर बनेगा, ये ज्यादा अमाउंट के अंदर बनेगा, करेक्ट। ये मैं क्या बोलूंगा, मेजर है, ज्यादा परसेंटेज बनेगी इसकी, और ये वाला माइनर है, राइट। इसका मतलब एक ऑक्सिजन ये है, ये ज्यादा बनेगा, और एक ऑक्सिजन ये है, ये कम बनेगा। एक मेजर है और एक माइनर है। अब ऑब्वियसली जो मेजर ऑक्सिजन है उससे आपको ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, और वो प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो हमने प्रोडक्ट निकालने की ट्रिक क्या बता रखी है कि OH के ट्रांस में जो ग्रुप होता है रीअरेंजमेंट के दौरान वही माइग्रेट करता है, तो उसके और कार्बोनाइल के बीच में NH का सब्स्टिट्यूट करवा दीजिए। तो बताइए इससे जब मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा इससे, तो वो प्रोडक्ट मेजर कौन होगा? हम बता दें, इसको साफ कर देते हैं या हम ऑक्सीजन लगा देते हैं, और जो ग्रुप माइग्रेट करता है उसके और कार्बोनाइल के बीच में NH का इंसर्शन करा देते हैं। यानी जो NH का इंसर्शन होगा ना, वो इंसर्शन इस तरफ होगा, यहां इस तरफ NH का इंसर्शन हो जाएगा। क्लियर? तो बताइए इस प्रकार का प्रोडक्ट हमारे को कौन सा दिखाई दे रहा है? इस प्रकार का प्रोडक्ट हमारे को ये सेकंड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम ये कह दें कि इन दोनों में से ये परसेंटेज ज्यादा रखेगा, ये कम रखेगा, और इन दोनों में से ये जो दोनों है, इन दोनों में से है ना, इन दोनों में सॉरी सेकंड एंड फोर्थ में से ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। तो देखो आंसर हो गया डी। इसका 86 और रेशो 14 मिक्सचर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। ये जो फर्स्ट एंड थर्ड है इनमें से इसका 86% और इसका 14%, और जो सेकंड एंड फोर्थ अमाइड है इनमें से एक का 88% और दूसरे का 12% हमारे को ऑब्टेन होता है। बिल्कुल सही चीज है, राइट। तो आंसर हो जाएगा डी। अब मैं आता हूं 11th नंबर एग्जांपल पे। 11th नंबर एग्जांपल पे देखिए सिंपल AgNO3 और वाटर दे रखा है। हम ये जानते हैं कि जो सिल्वर है, सिल्वर यहां से हेलोजन को लेगा, जैसे सिल्वर हेलोजन को लेगा हमारे को यहां कार्बोकैटायन मिलेगा, दैट इज नियोपेंटाइल कार्बोकैटायन, जिसमें 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा, और जैसे ही 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ हमें कार्बोकैटायन ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद इस कार्बोकैटायन के ऊपर आगे वाटर का अटैक होगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द एल्कोहल, और इस प्रकार का प्रोडक्ट हमारे को कहां पे दिया हुआ है? प्रोडक्ट यहां पर दिया हुआ है डी में, यानी डी इज द आंसर। ये लीजिए, ये बात हुई आप लोगों के एग्जाम्पल नंबर 11 की। अब मैं बात करता हूं एग्जाम्पल नंबर 12 पे। देखो एग्जाम्पल नंबर 12 की मैं बात करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 12 आप लोग समझिएगा, कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर यहां पर इस अल्कोहल की रिएक्शन HBr के साथ करवाई गई है, राइट। देखिए ये जो अल्कोहल दिया हुआ है ये फिनोलिक भी है और ये अल्कोहलिक भी है। इसकी रिएक्शन HBr से करवा के प्रोडक्ट A बनाया गया है, और एक बार इस कंपाउंड की रिएक्शन HBr से रिएक्शन करवा के और B बनाया गया है। और हमसे ये पूछा है कि यहाँ ये जो A और B है, एक्चुअली ये प्रोडक्ट कौन कौन है, ये A और B प्रोडक्ट यहां पर क्या क्या है। तो ये A और B प्रोडक्ट यहां क्या बनेगा वो मैं आपको समझाता हूं। पहले इस पर बेस्ड जो थ्योरी होती है उस थ्योरी को मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो पहले ये थ्योरी मैं आप लोगों को समझाता हूं, इसके पीछे की थ्योरी क्या है, ठीक है। देखो थ्योरी समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले देखिएगा, देखिए पहले मैं आपको इसकी थ्योरी एक बार समझा देता हूं, जरा आप लोग समझना। देखिएगा किस तरह से उस सवाल को सॉल्व करना था। पहले मैं उसका एक कंसेप्ट आप लोगों से डिस्कस कर लूं। कंसेप्ट क्या है इसका, जरा देखेंगे आप लोग। कंसेप्ट ये है
कि जब भी कभी हम लोग किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ कराते हैं, ये लीजिए, तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड का ब्रेक होता है और हमारे को RX और H2O ऑप्टेन होता है। क्लियर? ये प्रोडक्ट होता है सिंपल। अब यहाँ पर ये ध्यान रहे, ये अल्कोहल अगर मान लीजिए इस प्रकार का अल्कोहल है जहां पर हम, ये लीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखते हैं, इसकी रिएक्शन जब HX के साथ करवाई जाती है तो कहा जाता है किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन यहां नहीं होगी। दैट मीन्स नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन यहां पर ऑब्टेन नहीं होती। यानी कि हम ये कह दें यहां पर किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं होगी इस केस में, राइट। और अगर एक नॉर्मल सा केस है, ये लीजिए इस प्रकार का केस है ना, ये लीजिए, या इस प्रकार का केस है, ये लीजिए, करेक्ट, तो यहाँ HX की रिएक्शन होती है, HX यहाँ भी रिएक्शन करता है, HX यहाँ भी रिएक्शन करता है, और यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये लीजिए, और आपस में ये बॉन्ड ब्रेक होके और हमारे को कॉरस्पॉन्डिंग हैलाइड देता है। ठीक है, यहाँ भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और हमें कॉरस्पॉन्डिंग हैलाइड देगा। यहाँ पर हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा और यहाँ पे हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर? अब आपको मैं बता दूं, हमारे को जो सवाल दिया हुआ था वो क्वेश्चन कुछ ये था, ये लीजिए, यहाँ ये OH था और यहाँ ये अल्कोहल ऐसे था और इसकी रिएक्शन HBr के साथ करवाई हुई थी। तो हम ये जानते हैं कि एक तरफ एक ऐसा OH लगा हुआ है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और एक तरफ ऐसा अल्कोहल नहीं है, नॉर्मल बेंजाइलिक अल्कोहल है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड का क्लीवेज करवाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं करेगा HBr के साथ, इन दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होगी, जबकि इनके बीच में रिएक्शन हो जाएगी, ये हम लोगों को पता है। तो यहाँ पर हमें फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये OH एज इट इज मेंटेन रहेगा और यहाँ पर HBr रिएक्शन करके और क्या दे देगा, यहाँ पर जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा ये CH2Br आ जाएगा और H2O बन जाएगा। यानी कि अल्कोहल किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं HBr के साथ, मैंने सबसे पहले आपसे ये डिस्कस किया। अब मैं बात करता हूं कि ईथर्स किस प्रकार से ईथर्स किस प्रकार से HBr के साथ रिएक्शन करते हैं, ये आप कैसे देखेंगे। देखो, मैंने कहा ये ईथर्स हैं और ईथर्स की रिएक्शन मैंने HBr से करवाई या मैंने HI के साथ करवाई या मैं ये कह दूं मैंने HX के साथ रिएक्शन करवाई, तो क्या होता है, यहाँ पर किसी भी एक तरफ का अभी हम बॉन्ड तोड़ सकते हैं, ये लीजिए, और यहाँ पे एक अल्कोहल मिल जाएगा और एक हमारे को ये RX मिल जाएगा। क्लियर? ये मैंने एक नॉर्मल रिएक्शन लिखी, एक बेसिक रिएक्शन ईथर की यहाँ पर रिप्रेजेंट करके आप लोगों को दी। क्लियर? अब मैं जो बता रहा हूं आप समझना आगे। अब अगर यहां पर ईथर मान लीजिए कुछ ऐसा ले, ईथर कुछ इस प्रकार का लिया जाए, देखो RO और ये R', ये लीजिए, इस प्रकार का ईथर लिया गया और इस प्रकार के ईथर्स की रिएक्शन हमने HX के साथ करवाई। तो अब हमारे सामने एक कंफ्यूजन आएगा, कंफ्यूजन ये आएगा कि हम बॉन्ड ये वाला तोड़ें, राइट, या फिर हम बॉन्ड ये वाला तोड़ें। हम एक्चुअली इन दोनों में से बॉन्ड कौन सा तोड़े, बिकॉज यदि हमने बॉन्ड लेफ्ट हैंड साइड वाला तोड़ा तो हमारे को मिल जाएगा RX प्लस R'OH, ये लीजिए, और अगर हमने बॉन्ड राइट हैंड साइड वाला तोड़ा तो हमारे को मिलेगा ROH और R'X। अब इन दोनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे को मिलेगा, हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा या हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा, हमारे को यही तो देखना है, यही तो समझना है कि एक्चुअली में अब रिएक्शन क्या होगी। बिकॉज जब तक ईथर सिमेट्रिकल है आप किसी भी तरफ का बॉन्ड तोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ईथर अनसिमेट्रिकल है तो बॉन्ड किधर की तरफ से टूट के मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारे को आना बहुत जरूरी है। तो इसका कंसेप्ट जरा देखिएगा, इसका कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं, जरा देखिएगा आप लोग। देखो
इसका कंसेप्ट क्या है कि जब भी कभी ईथर्स की रिएक्शन, ये लीजिए, ये मैंने यहाँ ईथर्स लिया और इसकी रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम के अंदर करवाते हैं, तो एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन होने के बाद हमारे को ये स्पीशीज मिल जाती है। ये लीजिए, ईथर प्रोटोनेटेड हो जाता है और जैसे ये ईथर प्रोटोनेटेड होगा, प्रोटोनेटेड होने के बाद अब यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हम लोगों को देखने को मिलती है। दो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी है जरा देखेंगे आप लोग। दो पॉसिबिलिटीज होती है कि या तो ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से करे आगे, या फिर ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से करे आगे। अब ये SN1 से होगी रिएक्शन या SN2 से होगी आगे, उसके लिए जरूरी चीज क्या है? उसके लिए जरूरी चीज ये है कि ये R और ये R डैश में से कौन स्टेबल कार्बोकेटाइन हमारे को बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर? अगर R और R डैश में से एक भी अल्काइल ग्रुप ऐसा है, अगर R और R डैश में से एक भी अल्काइल ग्रुप ऐसा है जो या तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाए या उससे भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाए, 3 डिग्री या उससे भी स्टेबल, यानी एलाइलिक, यानी बेंजाइलिक, यानी एरोमेटिक, मिसलेनियस एटसेट्रा, यानी R और R डैश में से अगर एक भी ग्रुप ऐसा है जो कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है 3 डिग्री या उससे भी ज्यादा, तो फिर मैकेनिज्म हम SN1 मैकेनिज्म करवाते हैं। तो मैंने कहा SN1 कब होगा? जब R या R डैश इन दोनों में से कोई भी एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, या हम कहते हैं इससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है और मोर स्टेबल। ऐसी स्थिति में हम SN1 मैकेनिज्म करवाते हैं। अब अगर SN1 करवाएंगे तो माना कि R स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है, तो ये R2 कार्बोकेटाइन बना लेगा और ये इधर अल्कोहल मिल गया, और उसके बाद इस कार्बोकेटाइन के ऊपर X माइनस बॉन्ड बनाएगा और हमारे को ये RH ऑब्टेन होगा। करेक्ट? अब अगर मान लीजिए हमारे पास इस R और R डैश में से एक भी ग्रुप ऐसा नहीं है जो कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है, 3 डिग्री या उससे भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है, इस R और R डैश दोनों में से एक भी ग्रुप ऐसा नहीं है, मान लेते हैं एक भी ग्रुप अगर ऐसा नहीं है, तो फिर हम क्या करवाएंगे? SN2 मैकेनिज्म करवाएंगे। और SN2 मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है अब कि ये X माइनस यहां पर रिएक्शन करेगा, X माइनस अब जब यहां रिएक्शन करेगा तो या तो वो बैक साइड अटैक करवाएगा इसके, या बैक साइड अटैक करवाएगा वो R के। माना कि जिस पर SN2 प्रिफर्ड होगी उसके ऊपर बैक साइड अटैक होगा, और बैक साइड अटैक होने के बाद हमारे को मिल जाएगा ये अल्कोहल और ये लीजिए ये R डैश X। तो याद रखना, जब भी कभी इस तरीके के आप सवाल सॉल्व करें तो पहले तो ये पता करें वेदर द मैकेनिज्म इज SN1 और SN2 ये है, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आप ये पता करें कि हैलाइड किधर बनेगा और अल्कोहल किधर बनेगा। अब मैं इस पर बेस्ड कुछ छोटे छोटे सवाल आप लोगों को करके बताता हूं, जरा देखिएगा। करेक्ट? देखो मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से ये ईथर लिया एक, देखो तो एक तरफ 3 डिग्री अल्काइल है और एक तरफ इथाइल है, और इसकी रिएक्शन मैं HBr के साथ करवाता हूं। जब HBr के साथ करवाऊंगा रिएक्शन, पहले तो ये देखो कि SN1 होनी है या SN2 होनी है। तो अगर इधर के और इधर के दोनों तरफ में से किसी भी एक तरफ के अल्काइल ग्रुप में हमें 3 डिग्री या उससे भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो मैकेनिज्म SN1 करानी होती है। तो अगर मैं यहां देखूं तो ये मुझे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मैं यहां SN1 करवाऊंगा। SN1 के अंदर इधर कार्बोकेटाइन बनेगा, और जिसका कार्बोकेटाइन बनाओगे ऑब्वियसली हैलाइड उसी पे जोड़ोगे, तो आपको यहां पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये लीजिए, ये तो ब्रोमाइड मिल जाएगा और ये हमारे को अल्कोहल मिल जाएगा। करेक्ट? आगे देखिएगा। अब मैं आता हूं सेकंड एग्जांपल पे। सेकंड एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं, सेकंड एग्जांपल में मैंने क्या किया, ये बेंजाइलिक लिया, ये लीजिए, और यहां पर ये लीजिए,
और इसकी रिएक्शन मैंने HI के साथ करवाई। तो आप बताइए यहाँ पहले तो मैकेनिज्म कौन सी होगी। तो मैंने कहा आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि ऑक्सीजन से लगा हुआ ये एल्काइल ग्रुप और इधर के एल्काइल ग्रुप में से स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन बना रहा है। तो ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर SN1 होती है तो बिल्कुल हम SN1 करवाएंगे। तो अगर मैकेनिज्म SN1 है तो इधर से ये आपको पता है स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, दैट इज द बेंजाइलिक। और जिस पोर्शन का कार्बोकेटाइन बनता है हमारे को पता है हैलाइड हम उधर ही जोड़ते हैं। तो यहाँ पर ये तो हमारे को मिल जाएगा आयोडाइड और यहाँ दूसरी तरफ का हमारे को अल्कोहल ऑब्टेन हो जाएगा। ये मैंने बात करी सेकंड एग्जांपल की। अब मैं यहाँ थर्ड एग्जांपल पे आता हूँ, जरा देखेंगे आप लोग। थर्ड एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। अगर मान लीजिए हम इस प्रकार का कोई एक कंपाउंड लेते हैं, ये लीजिए ये मिथाइल और ये इथाइल ईथर, और इसकी रिएक्शन हम HI के साथ करवाते हैं। तो आप बताइए क्या यहाँ कहीं कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे को। तो हम कहेंगे ना, हमारे को कोई भी 3 डिग्री या उससे भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसी स्थिति में अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यहाँ जो मैकेनिज्म ऑपरेट होगी ना, वो मैकेनिज्म यहाँ SN2 ऑपरेट होगी। और अगर मैकेनिज्म SN2 ऑपरेट हो रही है तो फिर हम ये देखेंगे कि बैक साइड अटैक कहां पर होगा। तो हमें पता है ये एक मिथाइल है 1 डिग्री, ये भी इथाइल 1 डिग्री है, लेकिन इस 1 डिग्री पर कोई क्राउडिंग नहीं है, इस 1 डिग्री पर मिथाइल की क्राउडिंग लग रही है। इसलिए आयोडाइड का बैक साइड अटैक हम इस वाले कार्बन पर कराएंगे और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। यानी यहां बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ये अल्कोहल होगा और मिथाइल आयोडाइड होगा। ये लीजिए, ये बात करी हमने थर्ड एग्जांपल की। अब मैं यहाँ फोर्थ एग्जांपल पे लाता हूं। देखो फोर्थ एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, समझना आप लोग। फोर्थ एग्जांपल जरा समझेंगे आप लोग। फोर्थ एग्जांपल में मैंने क्या किया, यहां पर ये लीजिए ये ईथर लिया, दैट इज द एनिसॉल, और इसकी रिएक्शन मैंने HBr के साथ करवाई। और हमारे को ये देखना है कि बॉन्ड किधर से टूटेगा। तो पहले तो ये पता करेंगे कि वेदर द मैकेनिज्म इज SN1 और SN2। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन 3 डिग्री या उससे भी ज्यादा स्टेबल हमें ना तो इधर बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना इधर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ SN1 मैकेनिज्म ऑपरेट नहीं होगी, याद रहे यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म ऑपरेट होगी। कौन सी मैकेनिज्म ऑपरेट होगी, SN2। अब हमें यह भी पता है कि यहां पर इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर है, इसलिए कभी भी इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो फिर बॉन्ड किधर की तरफ का ब्रेक होगा, तो हमारे को पता है बॉन्ड इस तरफ का ब्रेक होगा। इसका मतलब मैं Br का अटैक यहां कराऊंगा, ये बैक साइड अटैक होगा यहां, और इधर के बैक साइड अटैक होने के बाद हमारे को जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो प्रोडक्ट होगा इधर वाले पोर्शन का तो फिनॉल बन जाएगा और इस वाले पोर्शन का मिथाइल ब्रोमाइड मिल जाएगा। ये लीजिए, इस प्रकार के सवाल हमारे को सॉल्व करने आने चाहिए। आ रही है बात समझ में। अब हमें ये देखना है, अब हमारे को ये देखना है कि अगर मान लीजिए स्केलेटन कुछ ऐसा आ जाए, समझना। ये लीजिए फिफ्थ एग्जांपल लेता हूं मैं। ये लीजिए ये 3 मेंबर्ड रिंग और ये CH2 और ये लीजिए ये। तो एक तरफ आपको यहाँ साइक्लोप्रोपाइल और मिथाइल यानी कि मिसेलेनियस पोर्शन दिख रहा है, एक तरफ आपको इथाइल दिख रहा है। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं HI के साथ करवाऊं तो हमारे को देखना ये है कि HI के साथ रिएक्शन होने पर अब यहाँ किधर से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो देखो पहले तो आप ये पता करो कि मैकेनिज्म SN1 होनी है या SN2 होनी है। तो यार साफ साफ दिखाई दे रहा है हम लोगों को कि यहाँ पर बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, मिसेलेनियस है, ये नॉर्मल इथाइल है। और मिसेलेनियस कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, इसलिए हम कहेंगे पहले तो कि यहाँ SN1 मैकेनिज्म ऑपरेट होगी। और अगर SN1 मैकेनिज्म ऑपरेट होगी ना तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये जो पोर्शन है ये वाला, करेक्ट, इधर वाला पोर्शन इसका तो आयोडाइड बनाएगा बिकॉज कार्बोकेटाइन इधर से ही बनेगा, और इधर वाला जो पोर्शन है इधर क्या बनेगा, इधर की तरफ हमारे को अल्कोहल बनता हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार से ये सवाल हमारे को सॉल्व करने आने चाहिए। अब हम आराम से वो DPP का वो क्वेश्चन आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जरा देखते हैं उसको। देखिएगा सवाल ये था कुछ,
12 नंबर। और इस सवाल को मैं सॉल्व करता हूं। आप यहाँ HBr जब इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा ना, तो देखो क्या होगा, जरा आप लोग देखेंगे। यहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो यहाँ किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन हाँ, इस जगह ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा और हमारे को जो ए मिलेगा प्रोडक्ट, वो ए प्रोडक्ट क्या होगा, जरा देखिएगा। HBr के साथ जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर तो ये Br मिल जाएगा और ये अल्कोहल फिनॉल मेंटेन रहेगा। ये तो प्रोडक्ट ए होगा, यानी ये प्रोडक्ट तो हम लोगों ने ये बना लिया। अब मैं बात करता हूं यहाँ क्या होगा। तो देखो HBr हमारे को यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, इस वाले OH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इस वाले OH के साथ रिएक्शन क्यों नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो इस वाले अल्कोहल के साथ, फिनॉल के साथ तो रिएक्शन होगी नहीं, तो ये तो मेंटेन रहेगा ऐसे की ऐसे। लेकिन अगर आप इधर देखें तो इधर ईथर है, और ईथर की रिएक्शन HX से कैसे होती है यही तो सीखा है अभी हमने। और यहां HX के साथ रिएक्शन कैसे होगी, उसके लिए पहले ये पता कीजिए कि यहां मैकेनिज्म SN1 है या SN2 है। तो एक तरफ तो पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर है, इधर तो बॉन्ड तोड़ने का मतलब ही नहीं रहा, और दूसरी तरफ मिथाइल है, वो भी कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनता। तो बताइए मैकेनिज्म कौन सी हुई, हमने कहा मैकेनिज्म यहाँ SN2 होगी। और SN2 मैकेनिज्म के दौरान हम बॉन्ड ये वाला तोड़ेंगे, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो OH आ जाएगा और साथ में यहाँ Me के साथ Br लग जाएगा। तो देखिए ये आपका प्रोडक्ट B हो गया और ये आपका प्रोडक्ट A हो गया। और देखो ये A और B प्रोडक्ट अगर आप ऑप्शन देखें तो आपको कहां पे नजर आ रहा है, दैट इज द B ऑप्शन। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा B, यानी 12th क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर क्या रहेगा, B। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर। अब मैं 13th नंबर एग्जांपल की बात करता हूं। 13 नंबर 1,2-डाइऑल है और ऑन ट्रीटमेंट विद स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, ये क्या देगा, तो मिनरल एसिड्स का मतलब एसिडिक मीडियम के अंदर 1,2-डाइऑल रिएक्शन कर रहे हैं, और 1,2-डाइऑल जब रिएक्शन करते हैं तो पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ प्रोटोनेशन होगा और ये बाहर जाएगा और रिंग एक्सपेंशन होके फाइनली ये कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब आंसर है सी, हमारे को यहाँ सी प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा आफ्टर द पिनेकोल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। ओके, आफ्टर 13th नंबर क्वेश्चन। अब मैं आता हूं 14th नंबर क्वेश्चन पे, जरा देखेंगे आप लोग। 14th नंबर क्वेश्चन के अंदर सीधे सीधे हमारे को क्या दिया हुआ है कि यहाँ इस कंपाउंड का बैकमांस रीअरेंजमेंट करवाया गया, बैकमांस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस, और उसके बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस भी करवाया गया है। तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका बैकमांस रीअरेंजमेंट करवाता हूं। बैकमांस रीअरेंजमेंट से बनने वाला प्रोडक्ट मैं लिखता हूं, OH के ट्रांस के ऊपर ये फिनाइल ग्रुप है, और मैंने क्या सिखाया है कि आप इस पोर्शन को हटाएंगे या कार्बोनाइल बनाएंगे और NH का इंसर्शन किधर करवाएंगे, उस तरफ जो ग्रुप OH के ट्रांस पे होता है। तो इसका मतलब यहां हमारे को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट ऐसे लिखा जाएगा, ये लीजिए C6H5, ये NH हो गया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, और ये CH2 हो गया, और C6H5 हो गया। ये लीजिए। अब आगे यहां पर इसका क्या पूछा गया है, हाइड्रोलाइसिस। जैसे ही आप यहां इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो हाइड्रोलाइसिस के बाद हमारे को पता है अमाइड के अंदर कौन सा वाले बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं, अमाइड्स के केस में हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं आफ्टर ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस। तो H यहां लगाओगे और OH यहां लगाओगे, तो बताओ इस पोर्शन का तो क्या बन गया, एनिलीन, और इधर वाले पोर्शन का क्या बन गया, फिनाइल एसिटिक एसिड। और ये अगर आप ऑप्शन देखो तो आपको कहां नजर आ रहा है, ये आपको सी ऑप्शन में नजर आ रहा है, दैट इज एनिलीन एंड फिनाइल एसिटिक एसिड, यानी कि हम कहेंगे आंसर HC। ये लीजिए, इस तरीके से हमें 14th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना था। आगे देखिएगा। अब मैं आता हूं 14th के बाद 15th नंबर क्वेश्चन पे। देखो 15th नंबर क्वेश्चन में सिंपल हमारे को दो 1,2-डाइऑल अलग अलग टाइप के दिए गए हैं और उसका रिएक्शन करवाया गया है एसिड के साथ, यानी कि हमारे को पिनेकोल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट पूछा गया है। तो याद करो, पिनेकोल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट में एक बात कहा करता था मैं कि जब रीअरेंजमेंट के दौरान कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन होता है तो वो माइग्रेशन कंसर्टेड मैकेनिज्म से होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर होता है, और कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होते।
मतलब इसके माइग्रेटिंग ग्रुप कभी इसमें नहीं आएंगे और इसके माइग्रेटिंग ग्रुप कभी इसमें नहीं आएंगे, यानी इसका एक प्रोडक्ट बनेगा, वो कुछ अलग होगा, इसका अलग प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? तो यहां मैं प्रोडक्ट अगर बनाता हूं तो क्या लिखूंगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इधर बनेगा, फिर ये मिथाइल माइग्रेट कर जाएगा, तो यहां पर हमारे को इसका जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो तो ये मिल रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये स्टेबल कार्बोकेटाइन इधर बनेगा और ईटी माइग्रेट कर जाएगा, और यहां अगर मैं इसका प्रोडक्ट देखूं तो हमारे को ये मिल रहा है। और फर्स्ट और सेकंड ये कार्बोकेटाइन, फर्स्ट और सेकंड जो प्रोडक्ट है उसके अनुसार ऑप्शन हमारे को बी दिखाई दे रहा है, तो आंसर आएगा बी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद 15th नंबर के बाद मैं बात करता हूं 16th नंबर एग्जाम्पल की। जरा 16th नंबर एग्जाम्पल को आप लोग समझिएगा। देखो 16th नंबर एग्जाम्पल वेरी सिंपल, सीधा सीधा सा आंसर है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, जरा समझना। 16th नंबर के अंदर देखिए आप लोग, 16th नंबर के अंदर देखिए 16th नंबर के अंदर सिंपल बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन है, और बेयर विलीगर के अंदर मैंने आपको क्या तरीका बता रखा है, बेयर विलीगर में मैंने आपको बता रखा है जिस भी कार्बोनाइल के अंदर आप बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन कराते हो तो कार्बोनाइल से एस्टर मिलता है आफ्टर द ऑक्सी इंसर्शन रिएक्शन। अब ऑक्सीजन का इंसर्शन हम किधर करवाएं, तो मैंने कहा जिस भी अल्काइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है उसके और कार्बोनाइल के बीच में ऑक्सीजन का इंसर्शन करवाया कीजिए। तो इधर की तरफ 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, इधर की तरफ 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड 3 डिग्री का 2 डिग्री से ज्यादा होता है, इसलिए मैं ऑक्सीजन का इंसर्शन इस तरफ करवाऊंगा, ये आंसर हम लोगों को मिलेगा। यानी इधर की तरफ ऑक्सीजन का इंसर्शन करवाओगे देन द आंसर इज ए, यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को ए ऑप्शन मिलेगा। करेक्ट। अब मैं 17th नंबर पे आता हूं। 17th नंबर एग्जांपल में जरा देखेंगे आप लोग क्या हो रहा है। 17th नंबर एग्जांपल में हमें एक ऑक्सिजन दिया गया है और उस ऑक्सिजन का पहले टॉसाइलेशन करवाया गया है और फिर एसिडिक मीडियम, इसका मतलब बैकमान्स रीअरेंजमेंट पूछा गया है। और बैकमान्स रीअरेंजमेंट के अंदर भाई मैंने आपको आंसर निकालने का तरीका क्या बताया है, मैंने कहा है इस पोर्शन को आप हटाओ और इसको हटा के यहां तो कार्बोनाइल बना लो और ऑक्सीजन का इंसर्शन किधर कराओ, जो भी ग्रुप माइग्रेट होने वाला है उसके और कार्बोनाइल के बीच में। अब माइग्रेट कौन होता है, जो इस OH के ट्रांस पे होता है, और ट्रांस पे ये ग्रुप है, ये लीजिए, तो इधर की तरफ मैं NH का इंसर्शन करवा दूंगा, तो इस तरफ मैं NH का इंसर्शन करवा दूंगा तो ये अमाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप ये ऑप्शन देखें तो आपको ये डी ऑप्शन यहां नजर आ रहा है, ये लीजिए, ये रहा माइग्रेटिंग ग्रुप, इसके और कार्बोनाइल के बीच में हमने NH का इंसर्शन करवा दिया है, तो D इज द आंसर। अब बैकमान्स रीअरेंजमेंट कैसे होता है, क्या होता है, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ओके, और आंसर निकालने की ट्रिक्स वगैरह हर चीज मैंने आप लोगों को बता रखी है। 17th नंबर के बाद 18th नंबर, ओहो बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, दैट इज द हम ये कहते हैं डैमजनॉव रीअरेंजमेंट, यानी एक ऐसा कार्बोकेटाइन जो कि डीअमीनेशन से बनता है, उसमें होने वाले रीअरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, डैमजनॉव रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले NaNO2 एक्वस HCl यहां पर डायजोनियम सॉल्ट बनाएगा और डायजोनियम सॉल्ट बनने के बाद यहां से N2 बाहर निकल जाएगी, और जैसे ही N2 बाहर निकलेगी ना हमारे को ये कार्बोकेटाइन मिलेगा, और उसके बाद में रिंग एक्सपेंशन होगा, और आफ्टर द रिंग एक्सपेंशन हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी, ये लीजिए, और ये पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद में इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक होता है H2O का और यहाँ OH लग जाएगा, और जैसे यहाँ OH लगेगा मैं बनने वाला प्रोडक्ट ये लिखूंगा, और ये प्रोडक्ट हमारे को यहाँ डी ऑप्शन में नजर आ रहा है, इसका मतलब डी इज द आंसर इन द गिवन रिएक्शन। आगे बात समझ में यहाँ तक आप सभी लोगों को। अब मैं बात करता हूँ आगे 19th नंबर एग्जाम्पल की, जरा आप लोग देखेंगे। देखो 19th नंबर एग्जाम्पल में फिर सिंपल पिनेकोल पिनेकुलॉन रीअरेंजमेंट गिवन है एसिटिक मीडियम के अंदर। जब आप यहाँ पिनेकोल पिनेकुलॉन रीअरेंजमेंट हम लोग करवाएंगे तो पिनेकोल पिनेकुलॉन रीअरेंजमेंट के होने के बाद देखिए होगा क्या, यहाँ से एसिटिक मीडियम में पहले हम दोनों OH में से उस OH पर प्रोटोनेशन करवा के और H2O बाहर निकालेंगे, जिस OH के निकलने के बाद बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगा। और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर मैं लेफ्ट वाले OH और राइट वाले OH की बात करूं तो राइट वाले OH को बाहर निकालने के बाद बनता है, तो प्रोटोनेशन यहां पर इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर प्रोटोनेशन होने के बाद ये H2O बाहर निकल जाएगा और एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब या तो ग्रुप माइग्रेट करेगा ये वाला,
यह ग्रुप माइग्रेट करेगा ये वाला, इन दोनों में से वो ग्रुप माइग्रेट करेगा, इन दोनों में से वो ग्रुप माइग्रेट करेगा जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा किसका होता है? जब बेंजीन रिंग पर रिलीजिंग ग्रुप लगा होता है तो उसका एनाइनोट्रॉपिक शिफ्ट ज्यादा आसानी से होता है एज कंपेयर टू उस रिंग के जिस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है। इसका मतलब ये ग्रुप माइग्रेट करेगा, और अगर ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा तो एक्चुअली फाइनली आंसर क्या रहेगा? इस रिंग के साथ, ये लीजिए, इस रिंग के साथ ये लीजिए, क्लियर, यहां एक कार्बन और उस पर कार्बोनाइल आ जाएगा और यहां पर तीनों बेंजीन रिंग्स लग जाएगी। अब आप ये देखिए, इस प्रकार का ऑप्शन हमारे को कहां नजर आता है? याद रखना, ये तीनों रिंग्स, ये वाली और ये वाली, ये तीनों रिंग्स एक कार्बन पर आएगी और यहाँ कार्बोनाइल के साथ ये ग्रुप रहेगा लगा हुआ। देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन गिवन है। देखिएगा आप लोग 29 नंबर के अंदर अगर आप देखें तो ऐसा ऑप्शन हमारे को जो गिवन है दैट इज द ऑप्शन ए। तो यानी कि यहाँ ए इज द आंसर, करेक्ट। तो ए इज द आंसर, ये हमारे को मिलेगा। ये बात हुई आपके 19 नंबर एग्जाम्पल की, ठीक है। अब मैं आता हूं 20 नंबर एग्जाम्पल में। देखो भाई 20 नंबर एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं है 20 नंबर एग्जाम्पल में। अगर 20 नंबर एग्जाम्पल में अगर आप देखें यहाँ देखो तो 20 नंबर एग्जाम्पल में पहले MCPBA गिवन है। क्या गिवन है? पहले MCPBA, और MCPBA पहले यहाँ बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन करेगा। तो पहले यहाँ जब इस कंपाउंड की रिएक्शन हम MCPBA के साथ करवाएंगे तो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन होगी। और बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में क्या सिखाया मैंने कि ऑक्सीजन का इंसर्शन उधर होता है जिधर की तरफ माइग्रेटिंग ग्रुप लगा हुआ होता है। तो कार्बोनाइल और बेंजीन के बीच में मैं ऑक्सीजन का इंसर्शन करवा दूंगा बिकॉज बेंजीन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मिथाइल से ज्यादा होता है। और अगर इधर मैं ऑक्सीजन का इंसर्शन करवाऊंगा तो हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। ये लीजिए, इसको हम कहते हैं फिनोलिक एस्टर। क्या कह रहे हैं हम इसको? इसको कह रहे हैं फिनोलिक एस्टर। ये लीजिए, और उसके बाद में इस फिनोलिक एस्टर की रिएक्शन हम एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं, यानी AlCl3 के साथ करवा रहे हैं। और आपको पता है कि जब एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन होती है फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, इस रिएक्शन को हम फ्राइश रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो यानी अगला स्टेप जो है वो फ्राइश रीअरेंजमेंट का है, ये अपने को पता होना चाहिए। ये एग्जाम्पल किसका है? फ्राइश रीअरेंजमेंट का। और फ्राइश रीअरेंजमेंट के अंदर प्रोडक्ट क्या बनता है हम जानते हैं। फ्राइश रीअरेंजमेंट में प्रोडक्ट ऑर्थो असाइल फिनॉल ऑब्टेन होता है। प्रोडक्ट क्या मिलता है? ऑर्थो असाइल फिनॉल ऑब्टेन होता है। और ऑर्थो असाइल फिनॉल यहां पर अगर हम बनाएंगे, कैसे बनता है ये सब कुछ मैं आपको विद मैकेनिज्म क्लियर कर चुका हूं। मुझे केवल आपको बताने हैं कि कैसे हम विदाउट मैकेनिज्म क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर हमने कॉपी की थ्योरी को ढंग से समझ रखा है, अगर हमने कॉपी के कंसेप्ट्स को ढंग से पढ़ रखा है, तो किस तरीके से हम बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, ये चीज आप लोग देखिएगा। तो फिनोलिक एस्टर के प्रोडक्ट क्या होता है? याद करो, ऑर्थो असाइल फिनॉल हम लोगों को ऑब्टेन होता है, यानी ये प्रोडक्ट हम लोगों को ऑब्टेन होगा। ऑर्थो असाइल फिनॉल इज ऑब्टेन एज द मेजर प्रोडक्ट। और ऑर्थो असाइल फिनॉल अगर आप देखें यहां तो बी इज द आंसर, यहां हमारे को गिवन है। आ रही है मेरी बात समझ में? ये हमने 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ऑर्थो असाइल फिनॉल। और हम ये भी जानते हैं कि फिनोलिक एस्टर में यदि ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होती देन पैरा प्रोडक्ट ऑब्टेन, देन पैरा प्रोडक्ट इज फॉर्म एज द मेजर प्रोडक्ट। जनरली हमें पता है ऑर्थो इज द मेजर, लेकिन ऑर्थो पहले से ही किसी दूसरे ग्रुप के द्वारा ऑक्यूपाइड है तो फिर असाइल ग्रुप पैरा पे लगाया जाता है, ये हमने सीखा है। क्लियर? ये बात हुई हमारे 20 नंबर क्वेश्चन की। ओके, अब मैं आता हूं 21 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 21 नंबर क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, एक अल्कोहल गिवन है और कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रखी है। दैट मींस इट इज द एग्जांपल ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का एग्जांपल है। सबसे पहले एसिडिक मीडियम के अंदर यहां पर OH पर प्रोटोनेशन होगा और OH पर प्रोटोनेशन होने के बाद H2O यहां से बाहर निकल जाएगा और इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन हमारे को मिलेगा।
इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनने के बाद अब हम यहाँ पर इस मिथाइल को शिफ्ट करवाएंगे और मिथाइल को शिफ्ट करवाने के बाद हमारे को ये कार्बोकेटाइन ऑब्टेन होगा। फिर मैं इस कार्बोकेटाइन में से एक H+ बाहर निकालूंगा ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा स्टेबल एल्कीन मिलेगी। और हम कार्बोकेटाइन में से जब भी कभी H+ बाहर निकालते हैं तो कौन सी वाली, जहां से मोस्ट स्टेबल एल्कीन हमारे को मिलेगी। और मोस्ट स्टेबल एल्कीन तब मिलेगी जब इस कार्बन पर लगा हुआ H+ फॉर्म में निकलेगा। और जैसे ही ये H+ फॉर्म के अंदर निकलेगा हमारे को ये वाली एल्कीन ऑब्टेन हो जाएगी। एक मिथाइल यहां लगा है और एक मिथाइल यहां लगा हुआ है। और बताइए ये ऑप्शन आपको कहां नजर आ रहा है, सी में। इसका मतलब 21 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा। ये लीजिए, ये मैंने आपको 21 नंबर भी सॉल्व करके बता दिया है। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जरा आप देखिएगा 22, 23, 24। अब इनको देखते हैं हम लोग। ये लीजिए, दैट इज द 22 नंबर क्वेश्चन। ओके, देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को आप लोग जरा समझिएगा कि क्या दिया गया है इस सवाल में हमारे को, जरा देखेंगे आप लोग। देखिएगा, ट्वेंटी टू नंबर क्वेश्चन में हमारे को दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। याद रखिएगा, इनकरेक्ट पूछा गया है फॉर द गिवन कन्वर्जन। ओके, अब यहां इतना तो समझ में आ रहा है कि एक अल्काइल ब्रोमाइड है और उससे अल्कोहल अगर बन रहा है तो जरूर एक्वस KOH लिया गया होगा। और एक्वस KOH यहां पर रिएक्शन कैसे कर रहा है जरा आप लोग देखेंगे। सबसे पहले यहां ये ब्रोमाइड बाहर निकला होगा। जब ये ब्रोमाइड बाहर निकला होगा तो मैं ये कह दूं हमारे को ये 5 मेंबर्ड रिंग और उसके साथ ये पॉजिटिव चार्ज, यानी हमें ये कार्बोकेटाइन ऑब्टेन होगा। क्लियर। अब ये पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली इस रिंग के बाहर की तरफ है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज रिंग के बाहर की तरफ है तो देखो इससे क्या हुआ, ये एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन रिंग एक्सपेंशन के बाद, बहुत ध्यान से समझना, रिंग एक्सपेंशन के बाद किसमें कन्वर्ट हो गया, ये लीजिए, ये 6 मेंबर्ड रिंग, यहां पर ये 2 मिथाइल और हम ये कह दें ये पॉजिटिव चार्ज, ये एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हाँ 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसके बाद इसके अंदर 1 2 मिथाइल शिफ्ट हमारे को नजर आ रहा है। जैसे 1 2 मिथाइल शिफ्ट हमारे को यहां पर मिलेगा, आफ्टर 1 2 मिथाइल शिफ्ट हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। ये लीजिए, ये वापस से हमारे को एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिला और फाइनली हमने इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया और आफ्टर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। ये लीजिए, ये प्रोडक्ट हमारे को यहां ऑब्टेन होगा। इज इट क्लियर। अब आप देखिएगा यहां क्या क्या स्टेप हुए हैं। पहला स्टेटमेंट हुआ है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन रीअरेंज्ड इनटू 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। यस, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री में रीअरेंज्ड होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर है रिलीफ ऑफ स्ट्रेन ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ रिंग। यस, वी नोज वेरी वेल दैट एक्सपेंशन ऑफ रिंग टेक्स प्लेस अप टू 4 to 5, 5 to 6। यस, 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड रिंग में रिंग एक्सपैंड कर सकती है ताकि 5 मेंबर्ड रिंग में उपस्थित जो भी स्ट्रेन है वो दूर हो सके। फिर तीसरा स्टेटमेंट है थर्ड, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन रीअरेंज्ड इनटू 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। यस, ये 2 डिग्री फिर 3 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है। ये स्टेटमेंट भी सही है। हमसे पूछा है इनकरेक्ट। फिर है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन रीअरेंज इनटू 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। यार 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हमें कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, चलिए आगे हम आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। देखो 23 नंबर क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज लाइकली टू रीअरेंज। इनमें से वो कौन सा कार्बोकेटाइन है जो रीअरेंज्ड होगा। तो हम एक बात हमेशा कहते हैं रीअरेंजमेंट में कि इन ए कार्बोकेटाइन नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, बट द कंडीशन इज आफ्टर ईच रीअरेंजमेंट द न्यूली फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन शुड बी मोर स्टेबल देन द प्रीवियस वन।
राइट, ये हम लोग हमेशा कहते हैं। तो बताइए ये जो कार्बोकेटाइन है अगर ये रीअरेंज हो भी जाए ये कार्बोकेटाइन, तो क्या इससे कभी मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन हमारे को बनता हुआ दिख रहा है? हम कहेंगे नहीं, बिकॉज यहां 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री ही रहेगा। अल्फा H 4 है, रीअरेंजमेंट के बाद भी 4 ही रहेंगे, तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यानी फर्स्ट में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। राइट, अगर मैं सेकंड की बात करूं तो यस 1 to मिथाइल शिफ्ट अगर हो जाए तो रीअरेंजमेंट यहां पॉसिबल है। तीसरे में भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, बिकॉज यहां तो अगर हमने रीअरेंजमेंट करवा लिया तो मोर स्टेबल की जगह लेस स्टेबल और बन जाएगा। अभी अल्फा H 4 है, अगर मैंने ऊपर से रीअरेंजमेंट करवा लिया तो अल्फा H 4 की जगह केवल 2 ही रह जाएंगे, तो इसमें पॉसिबल नहीं है। और इसके अंदर बिल्कुल 1 to मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, तो चौथे में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो चौथे में और दूसरे में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है और आंसर हो जाएगा इसीलिए ई। ये लीजिए, ये बात हुई हमारे 23 नंबर क्वेश्चन की। अब मैं आता हूं आगे 23 के बाद, अब आप लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। देखो भाई, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन जरा हम लोग समझते हैं। देखो 24 नंबर में देखो, सबसे पहले तो मैं इस 4 को यहां लिख लेता हूं और ये जो है इसको मैं यहां लिख लेता हूं एक बार, पहले तो करेक्ट सही लिख लेते हैं हम लोग। अब यहां पर क्या दिया गया है कि फॉर द रिएक्शन शोन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट्स दैट would be present in the reaction coordinate diagram। तो देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक कंसेप्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए, हमने कॉपी में लिखा है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जहां कार्बोकेटाइन बनता है, मतलब जहां इंटरमीडिएट्स बनते हैं जिस भी रिएक्शन के अंदर, तो हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कितनी बनती है हमेशा, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट से एक ज्यादा, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट से एक ज्यादा बनती है हमेशा। आई बात समझ में? नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स आर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1। नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट नंबर ऑफ इंटरमीडिएट से एक ज्यादा बनती है। तो अब अगर मैं इस रिएक्शन के अंदर कहूं कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होगा जरा आप लोग देखिएगा। यहां फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को एसिडिक मीडियम के अंदर मैं यहां प्रोटोनेशन करवाऊंगा OH पे, और यहां से ये H2O बाहर निकल जाएगा और इससे हमारे को ये कार्बोकेटाइन मिलेगा। ये पहला इंटरमीडिएट मिला है। अब यहां से रिंग एक्सपेंशन होगा और हमारे को इससे ये 5 मेंबर रिंग मिलेगी, ये लीजिए, और हमें एक ये पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर? ये दूसरा इंटरमीडिएट मिल गया हमारे को। अब ये जो दूसरा इंटरमीडिएट मिला है इसमें अभी एक बार और रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर इस नीचे वाले कार्बन पर लगा हुआ ये हाइड्राइड माइग्रेट करे तो यहां इस कार्बोकेटाइन से आफ्टर 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, ये लीजिए, आफ्टर 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हमारे को एक ये कार्बोकेटाइन मिलता है, ये लीजिए, ये कार्बोकेटाइन मिलता है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ से H+ वगैरह निकाल के और एल्कीन वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, दैट्स नॉट ए बिग इश्यू। ये लीजिए, हम लोग यहाँ ये एल्कीन बना लेते हैं। करेक्ट, ये प्रोडक्ट हमारे को मिल गया है। अब यहाँ पर मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो जरा आप लोग देखिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ यहाँ एक इंटरमीडिएट ये बना है, दूसरा इंटरमीडिएट यहाँ ये बना है और तीसरा इंटरमीडिएट यहाँ ये बना है, तो कुल इंटरमीडिएट हमारे को कितने मिल रहे हैं? कुल इंटरमीडिएट हमें यहाँ 3 मिल रहे हैं। अगर इंटरमीडिएट कुल 3 मिले 1, 2 and 3, करेक्ट, तो बताइए ट्रांजिशन स्टेट कितनी बनेगी? तो अभी मैंने लिख रखा है यहाँ देखो, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स आर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1। क्लियर? यानी नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट नंबर ऑफ इंटरमीडिएट से एक ज्यादा होता है। तो इंटरमीडिएट अगर 3 है तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट 4 होगा, ये लीजिए, इसी ऑप्शन में है केवल 4, और नंबर ऑफ इंटरमीडिएट यहाँ कितने हैं? 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये आंसर हो गया, यहाँ 3 इंटरमीडिएट और 4 ट्रांजिशन स्टेट। देयर इज बी इज द आंसर।
करेक्ट। चलिए अब मैं आता हूं 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है कॉपी के अंदर। यहां पर पॉजिटिव चार्ज sp2 पर है या नॉर्मल है, यहां भी sp2 पर है, पर साथ में पास में sp3 है, इसलिए उसका प्लस आई लगेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है सेकंड की आएगी, सेकंड के बाद थर्ड की आएगी, और उसके बाद फर्स्ट की आएगी। हाफ लाइफ का मतलब हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल है, ये कार्बोकेटाइन और ये कार्बोकेटाइन परसेंट एस के कारण स्टेबल है, यानी कि अनसैचुरेटेड कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसकी और इसकी स्टेबिलिटी से कम रहेगी। अब अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो यहां चारों तरफ sp2 कार्बन ही है, यहां पॉजिटिव चार्ज के पास में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी है, जिसका आई इफेक्ट लगेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी से कुछ ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट, और ये हमारे को दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन के अंदर। ये लीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। 26 नंबर अगर एग्जांपल की बात करें हम तो 26 नंबर एग्जांपल के अंदर कुछ भी नहीं है। यहां पर एक एल्कीन दी हुई है, एल्कीन कुछ इस प्रकार की है, ये लीजिए, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ये डबल बॉन्ड है, और साथ में यहां एक मिथाइल भी है, और इस पर HCl का जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाएंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारे को बनाना है, क्या बनेगा? तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहां पर S लग जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट मैंने आप लोगों को समझा रखा है पूरा आराम से। रीअरेंजमेंट के बाद फाइनली हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। ये लीजिए, C इज द आंसर। ये हमारे को यहां पर प्रोडक्ट मिल जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में यहां तक? ओके। चलिए अब मैं आता हूं 27 नंबर एग्जांपल में। जरा आप लोग 27 नंबर एग्जांपल को समझेंगे। देखिएगा 27 नंबर एग्जांपल देखिएगा आप लोग। लीजिए, देखिए 27 नंबर एग्जांपल के अंदर क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। बहुत ही सिंपल से रिएक्शन है, जरा मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं आप लोगों को। देखिएगा, देखिए सबसे पहले एसिटिक मीडियम के अंदर OH यहां लगेगा, और इससे ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा, और प्रोटोनेटेड फॉर्म मैं यहां पर इस प्रकार से लिख लेता हूं। अब इसके अंदर इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और यहां से ये H2O बाहर निकल जाएगा, और हमारे को ये स्पीशीज ऑब्टेन हो जाएगी, और फाइनली पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन से ये H+ बाहर निकल जाएगा, और हमारे को ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन ऑब्टेन हो जाएगा, यानी आंसर ए। यानी कुछ भी नहीं है कि 2 OH लगे हुए थे कंपाउंड में, एक OH पे प्रोटोनेशन के बाद H2O निकल गया, और उस दौरान बैक साइड से दूसरे मॉलिक्यूल, उसी मॉलिक्यूल के दूसरे OH के द्वारा अटैक किया गया है, और इस प्रकार से ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहां पर 28 नंबर देखिएगा, HBr का 1 मोल दिया गया है, लेकिन कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है जहां इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो सकता था। तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा प्रकार के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैं और उस पर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवा रहे हैं, और रिएजेंट का केवल एक इक्विवेलेंट काम में लिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा मोर न्यूक्लियोफिलिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पहले होता है। तो हम यहां मोर न्यूक्लियोफिलिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कौन सा लेंगे? ये वाला, और HBr का एडिशन हम यहां पर करवाएंगे। आ गई बात समझ में? और यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होने के बाद हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। दिस वन इज द आंसर, बी इज द आंसर। ठीक है। चलिए अब मैं आता हूं 29 नंबर एग्जांपल में। तो 29 नंबर एग्जांपल भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। 29 नंबर एग्जांपल में क्या होगा? वही पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे, H यहां लग जाएगा, इंटरमीडिएट हमारे को ये कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। देखिए, आफ्टर द रिएक्शन विद HI हम ये कह दें हमारे को ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां शिफ्ट हो गए, और इससे हमारे को ये कार्बोकेटाइन मिल गया, ये मिथाइल हो गया। इसमें जब आप रीअरेंजमेंट वगैरह कराओगे और फाइनली प्रोडक्ट वगैरह बनाओगे तो आपको ये बी आंसर मिलेगा। यहाँ पहले रिंग एक्सपेंशन होगा, करेक्ट। ये सब कुछ चीजें हम लोगों को आती है भाई, राइट। यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन के बाद हमारे को ये कार्बोकेटाइन मिलेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर आयोडाइड का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा, करेक्ट। अब हम लोग आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया सवाल है 30 नंबर, जरा देखेंगे आप लोग। देखो 30 नंबर के अंदर अगर आप देखें यहाँ तो आपको दिया हुआ है ये एक एसिड हैलाइड,
ओके, देखो आप लोग, ये एक जगह बेंजीन में एसिड हैलाइड भी है और एराइल क्लोराइड भी है। देखो एक चीज तो ध्यान रखना, जब भी कभी हम लोग यहाँ पर इस कंपाउंड की रिएक्शन लुईस एसिड के साथ करवाते हैं तो लुईस एसिड इज द हैलोजन एक्सेप्टर, ये AlCl3 क्लोराइड एक्सेप्टर होता है और ये क्लोराइड एक्सेप्टर यहां से क्लोराइड लेगा और यहां से जब क्लोराइड लेगा, ये वाला क्लोराइड नहीं लेगा, वो वाला क्लोराइड लेगा और वो वाले क्लोराइड को लेने के बाद हमारे को यहाँ ये असाइलियम टाइप का कार्बोकैटायन मिलेगा और जब ये कंपाउंड यहाँ रिएक्शन करेगा बेंजीन रिंग के साथ तो याद रहे हमें फ्रीडल क्राफ्ट्स असाइलेशन रिएक्शन मिलेगी और फ्रीडल क्राफ्ट्स असाइलेशन के बाद हमारे को फाइनली जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो ये होगा, ये लीजिए, ये C डबल बॉन्ड O, ये लीजिए, करेक्ट, और यहाँ इसकी पैरा पोजीशन पर ये क्लोरीन लगी हुई है, यानी कि इस इलेक्ट्रोफाइल ने इस बेंजीन रिंग के ऊपर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दी है और हमारे को सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला। क्लियर? अब ये प्रोडक्ट अगर मैं देखूं तो ऑप्शन में कहाँ है जरा देखते हैं। 30 नंबर का ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ हमारे को C ऑप्शन ये नजर आ रहा है, ये लीजिए, तो यहाँ पर हम C आंसर की बात करेंगे। क्लियर? ये मैंने आज इस DPP के अंदर जिसमें GOC के कंसेप्ट्स हैं और कुछ कार्बोकैटायन बेस्ड नेम रिएक्शंस हैं, इस पर बेस्ड 30 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। ठीक है, आज की इस क्लास के अंदर हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको 31 से 55 तक का सॉल्यूशन एक बार समझा दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।